हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आप सबने देखा था कि किस तरह बाबू श्यामलाल अपनी सालगिरह पर किसी तरह पैसे बचाकर अपनी पत्नी के लिए मीठा पान लाते हैं तो उनकी बहू मोहिनी घमासान मचा देती है। लेकिन इसी बीच पोती पीहू फूलों का गुलदस्ता लिए अपने बाबा दादी को सालगिरह की बधाई देती है और अपने मम्मी पापा से सालगिरह की पार्टी करने को बोलती है। तो पीहू के पापा सूरज और माँ मोहिनी शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आइए बिना देर किए देखते हैं आगे की कहानी, सास की सालगिरह भाग 2। पोती पीहू जब फूलों का गुलदस्ता देकर अपने बाबा दादी को सालगिरह की बधाई देती है तो बाबू श्यामलाल अपनी पोती को आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, जीवन में खूब तरक्की करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना, नहीं तो जिंदगी में जो भी अच्छे कर्म करोगी सब का सब मिट्टी में मिल जाएगा। इतना बोलकर श्यामलाल बाबू उदास मन से अपने कमरे में चले गए। पीहू खिलखिलाते हुए बाहर खेलने में मस्त हो गई। पुष्पा जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने बहू बेटे से बोली, बेटा, उन्होंने तुम्हारे 20-25 रुपए अपने ऊपर खर्च नहीं किए। वो तो मेरी खुशी की खातिर हर साल आज के दिन मेरे लिए मीठा पान लाते थे और मैं हर साल आज के ही दिन उनके लिए सेवई बनाती थी। जो आदमी अपने बच्चों के लिए अपनी थाली तक खाली कर देता था, आज वही बच्चे हमारी रोटियां गिनते हैं। ना जाने ऊपर वाला और क्या क्या दिन दिखाएगा। ये सब देखने से पहले भगवान हमें ऊपर क्यों नहीं उठा लेता। इनके रिटायर होने के बाद से तुम लोगों ने जो जो कष्ट दिए हैं वो हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा बोलकर पुष्पा जी भी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। रात को सोने से पहले पीहू सूरज और मोहिनी के पास आई और बोली, मम्मी पापा, जब आप दोनों लोग बूढ़े हो जाओगे तो क्या आप दोनों भी मेरे बिना अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लोगे? ये कैसी बात कर रही हो पीयू? बेटा, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, मैं भी आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूंगी और खाते टाइम आप दोनों को रोटियां भी गिन कर दूंगी, जैसे आप दादी और पापा को देते हो। मोहिनी अपनी बेटी पीहू के ऊपर गुस्सा होते हुए बोली, बड़ा दादी बाबा की चमची बनती है। चलो चलकर अपना होमवर्क पूरा करो, आज से तुम्हारा आइसक्रीम चॉकलेट सब बंद। रात को खाना खाते वक्त सूरज और मोहिनी की थाली में 2-3 तरह की सब्जी, दाल, सलाद सब होता था, लेकिन वहीं श्यामलाल बाबू और पुष्पा की थाली में गिनती की 2 रोटियां और 1 सब्जी होती थी। बेचारे दोनों पति पत्नी चुपचाप खा लेते और उठ जाते। लेकिन आज खाना खाने के बाद श्यामलाल बाबू अपने बेटे से बोले, सूरज, मैंने तुम्हें जो अपना पासबुक और बैंक के कागजात दिए थे वो मुझे वापस कर दो। सूरज यह बात सुनते ही आश्चर्यचकित होकर बाबू श्यामलाल को देखने लगा तो श्यामलाल फिर से बोले, बेटा, अभी मैं इतना असहाय नहीं हूँ कि अपने कागजों के काम भी न कर पाऊँ। जिंदगी भर तो यही करते आया हूँ। वैसे भी तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, घर, पत्नी, पीहू, क्या क्या संभालोगे। मेरे कागज मुझे दे दो, मैं उसे मैनेज कर लूँगा। सूरज हक्का बक्का चुपचाप अलमारी से बाबू श्यामलाल के सारे कागजात निकाल कर लाया और उनके हाथों में देते हुए बोला, पापा, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं तो सब संभाल ही रहा था ना। हाँ बेटा, जब से मैं रिटायर हुआ हूँ तुम कैसे संभाल रहे हो यह मैं देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। अब बहुत हो गया, तुम इसे मुझे दे दो बस। इतना कहकर बाबू श्यामलाल ने उस सारे कागजात सूरज से ले लिए और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह ही जब वो तैयार होकर अपने सारे कागजात लेकर घर से निकल ही रहे थे, तभी सूरज उनको रोकते हुए बोला, पापा, आप कहाँ चल दिए सुबह सुबह ये सब कागज लेकर? इस बुढ़ापे में कहीं कोई नया शौक तो नहीं पाल बैठे आप? अरे, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझसे मंगवा लेते। बेटा, मैं कोई भिखारी तो हूँ नहीं जो तुमसे हमेशा पैसे और अपने ज़रूरत के सामान मांगता रहूँगा।
तुम्हें तो याद होगा ना, जब तुम नौकरी नहीं करते थे तो मैं तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें पैसे दे दिया करता था। तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज़ तुम्हारी माँ अपनी थाली से निकालकर तुम्हें खिला दिया करती थी, और आज तुम मुझसे मांगने के लिए कह रहे हो। पापा, अब आप भी गड़े मुर्दे ना उखाड़ो तो ठीक ही होगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगे। आज मुझे भले ही पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मुझे मिले थे वो आज भी मेरे अकाउंट में हैं। ऐसा बोलते हुए बाबू श्यामलाल थैला लेकर घर से बैंक की तरफ निकल गए। शाम होने तक जब वह घर नहीं लौटे तो पुष्पा को उनकी चिंता सताने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद बाबू श्यामलाल अपने हाथ में एक बड़ा थैला लिए वापस आते दिखे। उन्हें देखते ही पुष्पा खुश हो गई और बोली, अब ये सब क्या लाद लाए हो अपने साथ? अरे मेरी धर्म पत्नी, कल हमारी सालगिरह थी और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया था। ये लो 2 सूती साड़ी। तुम्हारी साड़ी बहुत पुरानी हो गई थी। और हाँ, ये रहा दूध। तुम जाकर फटाफट मेरे लिए सेवइयाँ बना दो, फिर दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। अरे ये क्या सूरज के पापा, बच्चों से गलती हो ही जाती है, उन्हें माफ भी कर दीजिए। क्या बात को बढ़ा रहे हैं? आसपास वाले क्या सोचेंगे? नहीं पुष्पा, अब तो बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब तो मुझे सारी समस्याओं का हल निकालना ही होगा। पुष्पा जी हैरानी से देखते हुए फिर से उनसे बोली, आप क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं आप? तुम इंतजार करो, सूरज को ऑफिस से लौटकर आने दो, फिर बताऊंगा क्या करने वाला हूँ। अभी तो तुम मेरे लिए सेवइयाँ बनाओ, जो हर साल हमारी सालगिरह पर बनाया करती थी। पुष्पा रसोई में जाकर सेवइयां बनाने लगी। श्यामलाल बाबू बाहर बरामदे में बैठकर अपने बेटे सूरज के घर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सूरज ऑफिस से घर पहुंचा तो बरामदे में बैठे अपने पापा को देखकर बोला, पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? अपने कमरे में जाइए। बेटा, ये घर मेरा है, ये सोफा मेरा है। अब क्या तुम मुझे बताओगे मुझे कहाँ बैठना है कहाँ नहीं? बाहर की आवाज सुनकर मोहिनी भी वहां आ गई और बोली, बाबूजी, मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 दिन से आपके तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। अरे अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, पीहू देखेगी तो क्या सीखेगी। बहू, सीखने सिखाने की तो बात ही मत करो। आज तक मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार ही दिए हैं। जब मेरी औलाद ऐसी बन गई तो तुम्हारी औलाद कैसी बनेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता ना। पुष्पा बाबू श्यामलाल को बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वो रुकने वाले नहीं थे। वो लगातार बोले ही जा रहे थे। मैंने सूरज से अच्छा रिश्ता बनाने की बहुत कोशिश की, अपनी सारी इच्छाओं को दबाते चला गया, लेकिन आज यही सूरज हमारी रोटियां गिनता है। जिस माँ का आंचल बेटे के पसीने से भीग जाता था, आज उसी माँ का आंचल आंसुओं से भीग जाता है, और इसे इसका एहसास तक नहीं होता। घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो आप? साफ साफ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बेटा, सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो। यह घर मेरा है। ऊपर के 3 कमरों का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें 5,000 रुपये महीने देने होंगे। रसोई का सारा काम तुम्हारी पत्नी करेगी। तुम्हारी माँ अब से कोई काम नहीं करेंगी। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, नहीं तो बाहर जाने का दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। सभी हैरानी से बाबू श्यामलाल को देख रहे थे। बाबू श्यामलाल फिर से बोले, अरे पुष्पा, तुम्हारी सेवई बनकर तैयार हो गई या नहीं भाई? आज का दिन मैं कभी भूलना नहीं चाहता, तो आज ऐसी सेवई बनाना कि मज़ा ही आ जाए। पुष्पा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे सीखना और सिखाना पड़ेगा, ऐसा मैंने कभी ना सोचा था। पुष्पा ने चुपचाप सेवई की प्लेट श्यामलाल बाबू के हाथों में पकड़ा दी, जिसे खाते ही वह बोल पड़े, अरे वाह, स्वाद ही आ गया आज तो।
अब मैं अपनी मेहनत की खाऊंगा और किसी को अपनी रोटियां नहीं गिनने दूंगा। सूरज और मोहिनी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचते ही मोहिनी तिल मिलाकर सूरज से बोली, मुझे नहीं रहना अब इस घर में, चलो चलकर कहीं किराए पर रह लेंगे। बाहर कितनी महंगाई है तुम्हें पता भी है? 2 कमरे का किराया ही 12-13 हजार आ जाएगा। ऊपर से बिजली का बिल, राशन पानी कैसे हो पाएगा मेरी सैलरी में? यहाँ रहेंगे तो 5,000 में सारा काम हो जाएगा। जैसा पापा ने कहा है वही करने में हमारा फ़ायदा है। सूरज, अगर आपने पहले ही सब संभाल लिया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। अब तो जैसे पापा ने बोला है वही करने में ही हमारी भलाई है। दोस्तों, अब बाबू श्यामलाल ठाट से खाते और अपनी पोती पीहू को खिलाते। वह हमेशा अपनी पत्नी से कहते, पुष्पा, तुम्हें जितना करना था कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो। ना जाने कब बुलावा आ जाए तो क्या भूखी नंगी जाओगी वहाँ। पुष्पा जी भी सोचने लगी, क्या क्या नहीं किया अपने बेटे के लिए और बदले में क्या मिला? गिनती की 2 रोटियां। बाबू श्यामलाल ने अपनी पूरी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी, जिससे भविष्य में उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई अड़चन ना आए। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी सालगिरह पार्ट 1 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।